और खबर गुजरात के वडोदरा से, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जा रही थी, तभी सूरत के पास पथराव की एक घटना सामने आई। ट्रेन में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यात्रा कर रही थी। हालांकि पथराव में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आनंदीबेन ट्रेन के E1 कोच में थी, जबकि पथराव C9 कोच में हुआ। पथराव से सामान्य कोच की खिड़की का शीशा क्रैक हो गया है। वही घटना के बाद रेलवे सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हुई और आरोपी को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। हमारी जो मुंबई से अहमदाबाद ट्रेन आ रही थी 22961 वंदे भारत एक्सप्रेस, जो अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, तो जैसे ही उत्तरायण से ये आगे बढ़ी, उत्तरायण और कोसाट के बीच में स्टोन पेल्टिंग की एक जो घटना जो है उसका हमें संज्ञान में आया और हमने तुरंत इसको SP जो हमारे GRP हैं उनको हमने सूचित किया। साथ ही हमारा अंकुलेश्वर का जो स्टाफ है, हमारे IPS स्टाफ है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसको हमने स्पॉट पे भेजा और तुरंत हमने वहाँ पे एक सस्पेक्ट को हमने वहाँ पे अरेस्ट भी किया हुआ है और उससे पूछताछ जारी है। ट्रेन पे पत्थर मारना एक बहुत गंभीर अपराध है। रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसलिए हम कहते हैं इस बात को बहुत गलत मानते हैं और इसी हिसाब से क्या कहते हैं हम लोगों से अपील भी करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना करें। ये दंडनीय अपराध है, इसमें 5 साल की जेल या सज़ा दोनों ही हो सकती है। पता चला कि हमारा जो आनंदीबेन जी थी वो भी, लेकिन वो E1 कोच में थी और ये जो स्टोन पेल्टिंग की जो घटना हुई है ये हमारे जो क्या कहते हैं C9। और अब खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम में चेकिंग के दौरान कल रात पुलिस और स्नैचर के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आरोपी के पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक और जिंदा कारतूस के साथ अवैध तमंचा भी मिला है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पुलिस से माफी मांगते दिखा। उसके खिलाफ चेन स्नैचिंग के साथ साथ कई दूसरे क्रिमिनल अपराध भी दर्ज हैं। क्षेत्र में अपराध और अपराधियों के नियंत्रण हेतु थाना क्षेत्र में सिप्रा से NH9 लगती हुई सर्विस रोड पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का इशारा किया जाता है तो रुकता नहीं है, तो तेजी से अपनी बाइक मुड़ाकर भागने का प्रयास करता है, इससे उसकी बाइक फिसल जाती है। पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देखते हुए उसके द्वारा पुलिस टीम पर जानलेवा फायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुए सिखाए गए तरीकों से जवाबी फायर किया था, जिससे उस अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है, तो उपचार हेतु तत्काल भेज दिया गया है। एक अन्य साथी के साथ मिलकर थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के सिपरा चौकी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की थी तथा आज पुनः यह अकेले ही इस घटना के लिए यहाँ क्षेत्र में आया हुआ था। अगस्त के आखिरी हफ्ते में दिल्ली NCR के साथ साथ देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। तो आज दिल्ली, UP, MP के साथ साथ 15 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इधर लगातार 2 दिन की तेज बारिश के बाद दिल्ली में जबरदस्त जलजमाव देखा गया। तो दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 3 जगहों पर सड़क धंस गई। पीक आवर में दिल्ली में गाड़ियां रेंगती नजर आईं, तो वहीं वाराणसी में भी 15 घंटे बारिश के बाद हाल बेहाल है। BHU अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया, जिससे मरीज परेशान हो गए। आज भी UP के 29 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भारी बारिश के बाद पानी पानी हुई काशी। BHU अस्पताल में घुटनों तक जल जमा। पानी की तेज धार में पनाह मांगता हाथियों का झुंड। दिल्ली NCR पर जारी मानसून का मूसलाधार प्रहार। केरल में लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ा नेशनल हाईवे। उत्तर से दक्षिण तक मानसून के प्रहार की ये तस्वीरें बता रही हैं। बारिश और बाढ़ के कारण शहर शहर सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली NCR से लेकर वाराणसी, बहराइच और केरल के कुन्नूर तक मूसलाधार बारिश जारी है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में मूसलाधार बारिश इस तरह हो रही है कि मानो मानसून अपना बचा कुचा हिसाब क्लियर करने में लगा है। मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली, UP, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।
मूसलाधार बारिश ने लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली को बेहाल कर दिया। राजधानी की सड़कें जगह जगह तालाब में तब्दील हो गई, शहर की रफ्तार थम गई। कमोबेश पूरी दिल्ली में यही हाल दिखा। सड़कों पर वाटर लॉगिंग से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। दिल्ली वालों की ये मुश्किल अभी कम होने वाली भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। आज भी दिल्ली वालों को मूसलाधार बारिश और जल भराव का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की बारिश की वजह से दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति हो गई है। ये स्थिति दिल्ली के पौष इलाके की है, कनॉट प्लेस की ये स्थिति है, बाबा खड़क सिंह मार्ग की, जहां पर पानी बारिश रुकने के बाद भी निकल नहीं पाया है। अगर पौष इलाके की ये स्थिति है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो निचले इलाके हैं, जिसमें सदर बाजार है, जिसमें कनॉट प्लेस के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्किंग होती है, जो निचले इलाके हैं वहां की कैसी स्थिति होगी। हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि जब भी बारिश होती है मानसून से पहले आखिरकार निकासी क्यों नहीं की जाती, नालों की सफाई क्यों नहीं की जाती। ये बात हमेशा उठती है, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति है कि अगर पहले से मानसून से पहले तैयारी हो, जगह जगह नालों की सफाई हो, तो कम से कम ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिले। दिल्ली के साथ ही साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। इफ्को चौक पर तो अचानक सड़क बीच से धंस गई। सड़क के बीच करीब 20 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया, जिसके बाद वहां से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। गुरुग्राम में सड़कों पर जल भराव से 3 अलग अलग जगहों पर सड़कें धंस गई, जिससे हैवी व्हीकल्स हादसे का शिकार हो गए। तस्वीरें गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे की हैं। लिंक रोड पर सेक्टर 9 के पास सीमेंट से भरा एक कैंटर सड़क पर धंस गया। कैंटर में करीब 300 बैग सीमेंट लदा था। सड़क किनारे खुदाई का काम चल रहा था। भारी जल भराव से ड्राइवर सड़क के नीचे चल रही खुदाई का अनुमान नहीं लगा सका और कैंटर का एक हिस्सा धंसी हुई सड़क में फंस गया। दूसरा हादसा दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर गांव के पास हुआ। रेत से भरा ट्रक बरसाती नाले को पार करते समय नाले पर डाली गई स्लैब टूटने से धंस गया। इन दोनों घटनाओं ने बारिश के दौरान सड़कों की बदहाली और ड्रेनेज सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीसरा हादसा दिल्ली से जयपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने सबसे पहले प्रभावित हिस्से की घेराबंदी की और मामले की जानकारी NHAI और GMDA को दी। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित हिस्से के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जिसको अपनी इमारतों के लिए जाना जाता है, लेकिन बारिश के बाद हकीकत कुछ और ही होती है। इस वक्त हम गुरुग्राम के इफ्को चौक पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे तो एक 25 फीट गहरा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे तो इसको बैरिकेटिंग इसकी की गई है। हालांकि यहाँ से जो है मास्टर सीवरेज जो लाइन थी वो इसके नीचे से जा रही थी, जिसके बाद ये जो गड्ढा है वो यहाँ पर हुआ। पहले ये गड्ढा करीब 6 से 7 फुट चौड़ा और गहरा था, लेकिन धीरे धीरे जो सड़क है वो धंसती हुई नजर आई और ये गड्ढा जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया। विशाल रूप इस गड्ढे ने ले लिया है। 25 फुट गहरा ये गड्ढा जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है और इस गड्ढे में भरा हुआ पानी लगातार उफान पर है। आप देखेंगे तो गुरुग्राम की जो तस्वीर है वो एक अलग ही नजर आती है बारिश के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जल भराव की समस्या होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सड़क ही धंस जाती है। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन काम पूरे करने में फेल होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये गुरुग्राम के मिनी सेक्रेटेरिएट को जाने वाला अंडरपास है, जहां बारिश के बाद 5 फीट से ज्यादा पानी भर गया। इस तरह के हादसों को देखते हुए गुरुग्राम में स्कूल बसों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके मुताबिक जल जमाव वाले रास्ते पर स्कूल बस भेजने पर रोक लगा दी गई है। स्कूल बसों को सुरक्षित वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ट्रैफिक पुलिस बारिश के दौरान स्कूल रूट की स्थिति की रियल टाइम जानकारी स्कूलों को देंगी। भारी बारिश या IMD अलर्ट के दौरान हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें स्टैंड बाय पर रहेंगी, ताकि जल भराव में फंसी स्कूल बसों से बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके। दिल्ली NCR पर मानसून की मार जारी है तो यूपी में भी मानसून फुल एक्टिव है। लगातार 15 घंटों तक हुई भारी बारिश के बाद काशी में लोगों का हाल बेहाल हो गया है। BHU गेट पर भारी जल भराव के बीच गाड़ियां रेंगती नजर आई।
तो BHC अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया। लोग मरीजों को कंधे पर बैठाकर वार्ड तक ले जाते हुए दिखाई दिए। इन दिनों यूपी के मौसम में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूर्वी और दक्षिणी यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। भारी बारिश के कारण नदियों में उफान है। बहराइच की गेरवा नदी के तेज बहाव में हाथी का पूरा कुनबा फंस गया। नदी में फंसे 5 हाथियों में से 3 वयस्क और 2 नन्हे हाथी शामिल थे, जिनको वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल की तरफ भेज दिया। कि कौड़ियाला नदी में कुछ हाथी बहते हुए दिखे हैं। तत्काल जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो हम देखते हैं कि 3 जो एलिफेंट काफ होते हैं और 2 एडल्ट एलिफेंट्स नदी में बह रहे थे, और जो गिरजापुरी बैराज का जो गेट था उसको ब्रीफली क्लोज किया, जिसकी वजह से वो जो फ्लो ऑफ जो नदी का जो फ्लो था उस पर थोड़ी सी कमी आई, और जो 2 एडल्ट एलिफेंट्स थे वो बाकी जो 3 छोटे जो शावक थे उनको रेस्क्यू करके साइड में जो तट होता है उस तट की तरफ ले गए। वहाँ पे हमारा स्टाफ ऑलरेडी मौजूद था, जिसमें स्टाफ ने वहाँ पे हाका लगा के उनको जो हाथी का जो पूरा झुंड था उनको वापस से जंगल की ओर डायरेक्ट कर दिया, और इस तरीके से जो 5 हाथी जो 3 शावक और 2 एडल्ट फीमेल एलिफेंट्स थे इनकी जान बचाई जा सकी। यूपी के बाद बिहार में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश का दौर उत्तर से दक्षिण भारत तक जारी है। केरल के कन्नूर में लगातार बारिश के कारण पालचुरम और इलायवुर क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यहाँ नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन साइट लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गई। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्कूली बच्चों के उफनती नदी को पार करने वाला वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। यहां के करकेली ब्लॉक में मानिकपुर और बिलासपुर के बीच बहने वाली सिंधली नदी में इन दिनों उफान है, तो वहीं नदी को पार करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चे तेज बहाव के बीच नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जरा सी चूक किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। वीडियो सामने आने के बाद उमरिया कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को भी निलंबित कर दिया है। यूपी के गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ। यहां के लोनी इलाके में AQI के लगातार खराब होने और स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद प्रदूषण और जहरीले धुएं पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चल रही 25 से ज्यादा मेटल फैक्ट्रीज को सील कर दिया। इसके लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस विभाग ने एक कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि रिहायशी और गैर औद्योगिक इलाके में कई मेटल ढलाई और गलाई की फैक्ट्रियां बिना किसी लाइसेंस और NOC के धड़ल्ले से चल रही है। फैक्ट्रीज के गेट पर प्रशासन की सील लगा दी गई है और इस अचानक हुई कार्रवाई से अवैध रूप से फैक्ट्री चलाने वाले माफियाओं में भारी हड़कंप मच गया है और कई संचालक मौके से ही फरार हो गए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां की बिसौली तहसील के सिकरी गांव में सरकारी जमीन पर बिना इजाजत मूर्ति स्थापित करने को लेकर भारी बवाल हो गया। ईंटों का चबूतरा बनाकर प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश के दौरान जब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो भीड़ उग्र हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर ही पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। साथ ही कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा और स्थिति को काबू में किया। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। देखिए, यहाँ फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में सुबह अर्ली मॉर्निंग सीकरी गांव से पुलिस को ये गांव वालों ने सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्थानीय लोगों को दिए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही
भूमि चिन्हित करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद लगातार 12-13 घंटे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रयास जब किया गया, उसके बाद भी शाम में करीब 7 से 7:30 के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें हल्का बल प्रयोग कर यहाँ से भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है और बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रखवा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जेन अल्फा ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। पेंड्रावन के स्वामी आत्मानंद स्कूल में टीचर्स की भारी कमी को लेकर बच्चे सड़क पर उतर आए। स्कूल ड्रेस में बच्चों ने रोड जाम कर दिया। बच्चे 10 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। बच्चों की तरफ से कहा गया कि स्कूल में 400 बच्चे हैं, लेकिन टीचर सिर्फ 3 हैं। साइंस, कॉमर्स, मैथ्स और इंग्लिश जैसे मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ी। इसी के साथ बच्चों की मांग थी कि स्कूल में तुरंत टीचर्स की नियुक्ति की जाए और मौजूदा प्रिंसिपल को हटाया जाए। जेन अल्फा के धरने की खबर लगते ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग भी हड़कंप में आया और वहां हड़कंप मच गया। कई घंटों की कोशिशों के बाद और अधिकारियों के ठोस लिखित आश्वासन के बाद ही बच्चों ने जाम खोला। स्कूली बच्चों द्वारा बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम देखा गया है। ये प्रदर्शन राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह जिले में होने के कारण काफी चर्चा में भी आ गया है। छत्तीसगढ़ में धरने पर जेन अल्फा। रात के अंधेरे में नारेबाजी करता देश का भविष्य। टीचर की डिमांड पर स्कूली बच्चों का प्रोटेस्ट। दिल्ली में जेन जी के प्रोटेस्ट के बाद अब देश के अलग अलग शहरों में जेन अल्फा का प्रोटेस्ट तेज हो गया है। स्कूलों के बच्चे अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। स्कूली बच्चों के प्रोटेस्ट की ये लेटेस्ट तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई है, जहां सैकड़ों की संख्या में बच्चे स्कूली यूनिफॉर्म में धरने पर बैठे हैं। मामला दुर्ग जिले के पेंड्रावन सरकारी स्कूल का है, जहां हाई स्कूल के बच्चे रात के अंधेरे में स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हैं। बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर धमधा खैरागढ़ रोड पर 4 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। बच्चों ने ह्यूमन चेन बनाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया। प्रोटेस्ट कर रहे स्कूली बच्चों की 3 मुख्य डिमांड है। पहली डिमांड, स्कूल में लंबे समय से शिक्षकों की कमी है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दूसरी डिमांड, स्कूल के प्रिंसिपल को हटाया जाए। और तीसरी डिमांड, ओपन परीक्षा व्यवस्था को खत्म किया जाए। स्कूल में लगभग 400 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 4-5 शिक्षक ही मौजूद हैं, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्रों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कुछ मांगों पर सहमति दी गई है, लेकिन उनकी मुख्य समस्याओं का अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। यही वजह है कि छात्र देर रात तक आंदोलन पर डटे रहे और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक कलेक्टर और शिक्षा मंत्री मौके पर आकर उनकी बात नहीं सुनते और मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। स्कूली बच्चों के भारी विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम से प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाया। काफी देर तक बच्चों को मनाने की कोशिशें होती रही। आखिर में शिक्षा मंत्री और प्रशासन के आश्वासन और स्कूल में नए शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े फर्जी बीपीएड डिग्री मामले में एसओजी ने मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित श्री सत्य साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एवं मेडिकल साइंस के कुलपति मुकेश तिवारी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया है। तीनों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसओजी की जांच में सामने आया है कि पीटीआई भर्ती में भी श्री सत्य साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एवं साइंस मेडिकल साइंस की बीपीएड डिग्री लगाने वाले
66 कैंडिडेट्स हैं। इनमें से ज्यादातर डिग्रियां पहली नजर में बैकडेट में जारी होने की बात सामने आई है। अब इन सभी डिग्रियों और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। एसओजी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में बीपीएड की 100 सीटें स्वीकृत हैं और भर्ती परीक्षा से पहले से सत्रों में यहां से बीपीएड करने वाले भी राजस्थान के अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रही और ये भी अब जांच के दायरे में आ गई है। 2 साल पहले राजस्थान में पीटीआई भर्ती 2022 हुई थी। इस भर्ती में कई अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्रियां लगाईं और कई लोगों ने डमी अभ्यर्थी बैठाए। पिछले दिनों एसओजी ने डमी अभ्यर्थी बैठाकर पीटीआई बनने वाले मूल अभ्यर्थी भारमल को गिरफ्तार किया था। सांचौर के रहने वाले भारमल ने अप्लाई के वक्त ओपीजेएस विश्वविद्यालय चुरू से बीपीएड करने की बात बताई थी, लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद दस्तावेज सत्यापन के वक्त उसने श्री सत्य साई विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस की डिग्री पेश की। पूछताछ के बाद भारमल ने बैकडेट में फर्जी डिग्री लाना स्वीकार कर लिया। ये पूरा मामला अब खुल चुका है। आरोप है कि भारमल राम ने परीक्षा में अपनी जगह पर डमी अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा पास की और इसके बाद सरकारी शारीरिक शिक्षक के पद पर, यानी जो स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग टीचर होता है, उसकी पोजीशन हासिल कर ली। एसओजी ने कोर्ट से सर्च वारंट लेकर यूनिवर्सिटी में तलाशी ली। वहां से रिकॉर्ड और कंप्यूटर डाटा जब्त किया गया। इनकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जांच भी कराई गई है। जांच में सामने आया है कि भारमल राम के नाम से यूनिवर्सिटी में 2 अलग अलग फीस संबंधी लेजर अकाउंट बनाए गए थे। ऑडिट में इन लेजर अकाउंट में भी गड़बड़ी मिली है। कई एंट्रियां बाद की तारीख में बनाए जाने का तथ्य भी सामने आया। तो वहीं परीक्षा का परिणाम 21 अक्टूबर 2022 को जारी होना बताया गया था। दिल्ली के आईआईटी के छात्र ऋषिकेश की मौत को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और एसोसिएट डीन और फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रमुख अपने पद से इस्तीफा दें। फिलहाल आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाहरी जांच समिति गठित करने का ऐलान कर दिया है। आईआईटी में एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश ने 22 अगस्त को लेक्चर हॉल की 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। घर वालों के मुताबिक कैंपस में एकोमोडेशन को लेकर आ रही समस्याओं की वजह से ऋषिकेश ने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी। पुलिस फिलहाल मामले की अब जांच में जुट गई है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के पास बनी 3 झुग्गी बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट ने झुग्गी वासियों से कहा कि वो 6 हफ्ते के अंदर सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट हो जाएं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि अगर जमीन खाली नहीं होती है तब दिल्ली सरकार पुलिस की मदद से जमीन खाली करा सकती है। अदालत ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराएं और वहां पर जरूरी सुविधाएं देना सुनिश्चित करें। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को 24 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे बड़ा फैसला लोक माता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना को मंजूरी मिलना माना जा रहा है। इसके तहत यूपी में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं परिवहन निगम की बसों में अब जिंदगी भर फ्री में यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन से पहले बुजुर्ग महिलाओं के लिए योगी सरकार का ये बड़ा तोहफा माना जा रहा है। वहीं योगी कैबिनेट ने गंगा एक्सप्रेस वे के विस्तार की मंजूरी दी। इसे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यूपी में 250 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए सरकार ने 425 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत आज पहली किस्त जारी होगी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। सुबह 11 बजे सीएम रेखा गुप्ता तालकटोरा स्टेडियम में लाभार्थियों को सर्टिफिकेट देकर इस योजना की शुरुआत करेंगी। इस योजना में अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। 2500 रुपए में से 1500 रुपए महिलाओं के खाते में एफडी कर दिया जाएगा, जबकि बचे हुए 1000 रुपए वो सिर्फ डिजिटल तरीके से यूज कर सकेंगी। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली कैंसर दवा सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में फरीदाबाद के एक डॉक्टर मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया है। मनीष शर्मा इन दवाओं को डीसीजीआई की मंजूरी के बिना अवैध तरीके से भारत मंगाता और फिर
बड़ी विदेशी कंपनियों के फर्जी लेबल लगाकर महंगे दामों पर बेचता था। पुलिस ने आरोपी के पास से नकली, मिलावटी और तस्करी कर लाई गई दवाइयां जब्त की, जिनकी कीमत 17 लाख रुपए बताई जा रही है। मुंबई के मझगांव में गणपति आगमन के दौरान भक्तों पर अंडा फेंकने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी का नाम दानिश शेर खान है, जिसकी उम्र 22 साल है। वो अंडों का ही कारोबार करता है। दरअसल 23 अगस्त को मझगांव में गणपति आगमन के दौरान किसी अज्ञात शख्स ने बिल्डिंग के ऊपर से अंडे फेंके थे। पुलिस ने तलाश शुरू की और महज 36 घंटे के अंदर ही आरोपी को दबोच लिया। आरोपी दानिश ने बताया कि शोभा यात्रा में चलाए जा रहे पटाखों के धुएं से उसे दिक्कत हुई, इसलिए गुस्से में आकर उसने गणपति के भक्तों पर अंडे चला दिए।